समाज में आना जाना हमारा असंभव हो गया है, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ तिरस्कार मिलता है। लोगों की पीड़ा होने के बावजूद भी समाधान में इतनी देरी क्यों हो रही है? निवेशकों और एजेंटों के बीच में भारी विवाद है, यहाँ तक कि एजेंट सुसाइड तक कर रहे हैं। 42 करोड़ लोग प्रभावित होते हुए भी सरकार इसका भुगतान नहीं कर रही है। हमें तो हमारे पैसों की उगाही इनसे करते रहना है, वो आंदोलन का हिस्सा बनने से बचते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। नींद कहाँ आती है? नींद तो रात को सोते सोते ये सोचना पड़ता है कल कौन आने वाला है। मामला नियत का है। अगर जिस दिन समझ जाए कि हाँ नियत देनी है पैसे, तो हो जाएगा काम। बट एक्ट 2019 बनाया, लेकिन बना के उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको लागू नहीं किया। सरकार ने उसने लाइसेंस दिया, उसके बाद वो कंपनी है, उसके पास जमीन है या नहीं है, फिर भी उसको सरकार पेमेंट देगी। जवानी में जो कमाया वो सारा पैसा इसमें लगा दिया, तो हमारे कई सारे काम आधे अधूरे पड़े हैं। दस्तावेज जमा कराइए, बैंकों से विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर फिर भी ये आंदोलन तो ऐसे ही चल रहे हैं। उम्मीदें आधी अधूरी ही दिखाई देती है। तू ले गया पैसा, तू दे। तो अब खुद का धन तो गया ही गया, वो रिश्ते नाते भी बिगड़ रहे हैं, वहाँ के रोज ताने सुनने पड़ रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं तो मुंह नीचा करके जाना पड़ता है कि ये पता नहीं कौन अपना नाते रिश्तेदार पैसे के लिए अपने को वही कर ले। आज कौन कौन सी ऐसी मुख्य तौर पे है कि ये बड़ी बड़ी जो ये संस्थाएं हैं, इनके खिलाफ हमारा विरोध? पल्स के वो है 5 करोड़ 85 लाख और संपत्तियाँ 49,000 करोड़, मतलब जो है पेमेंट करना है। अगर किसी का 10 लाख अटका पड़ा है, सरकार अगर सही तरीके से उससे वार्ता करे तो अब तो लोग उससे कम में भी मानने को तैयार है कि चलो जो भी आ रहा है मूलधन में भी तैयार है। 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़, उसमें राजसमंद का खुद का जो है लगभग 600 से 700 करोड़ है। जब रिटर्न आ रहा था तब तक सब बढ़िया लग रहा था, मगर उस रिटर्न के चक्कर में फंसते चले गए। उस वक्त किसी ने सावधानी नहीं रखी। असहयोग आंदोलन हमारा प्रारंभ हो चुका है। डायरेक्टरों को जेल में डाल दिया और उनको कह दिया कि तुम चोर हो, तुम्हारी संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है। अभी मैं राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें किसी ने अपनी बेटी की सगाई और शादी का पैसा खोया है, किसी ने बेटे की पढ़ाई का पैसा खोया है, किसी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, किसी ने अपनी पेंशन के पैसे, और ये जो पूरे मामले हुए हैं कि धन भी गया और धर्म भी गया, कुछ उस प्रकार का कि पैसा तो गया, उसके बाद एक संघर्ष हर रोज़ इनका इंतज़ार करता है। जो एक ठगी पीड़ित का अलग अलग मामले आते हैं कंपनियों में, जो अलग अलग समितियों में जिस प्रकार की बीच में जमाओं के विषय आए थे, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी लगा दी और उसके बाद उन्हें रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ ये पीड़ा मिल रही है हर रोज़ धरनों की। इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। थोड़ी सी बात करेंगे इनसे। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हो, मैंने खुद ने भी काफ़ी बार आपसे, थोड़ा सा इधर आइए, मिल रहा हूँ आपसे। क्या आज का, पहले तो आज क्या आयोजन हो रहा है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, फिर दूसरे मुद्दों पर भी बात करेंगे। आज सर हमारे देश में जो तबजब संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नाम का हमारा संगठन है, पूरे देश में आज से हम लगभग 1000 जगह पूरे भारत में आज असहयोग आंदोलन हमारा प्रारंभ हो चुका है। 1 सितंबर से जो था वो इसलिए हुआ है क्योंकि 2019 में भारत की संसद ने अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम बट एक्ट 2019 बनाया, लेकिन बना के उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको लागू नहीं किया। हम उसकी क्रियान्विति के लिए धरने पे बैठे हैं। यदि उसकी क्रियान्विति होती है तो उसमें 180 दिन में, वो किताब दीजिए, 180 दिन में, इस कानून में 180 दिन में पैसा हर पीड़ित को मिलने का प्रावधान है, जिसमें सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर होता है और जिस कंपनी की किसी ज़िले में जो प्रॉपर्टी होती है उसको सेल आउट करके निवेशकों को पैसा लेना होता है। ये इस कानून में लिखा हुआ है। लेकिन भारत की संसद ने, पक्ष ने, विपक्ष ने मिलकर इस कानून को बनाया, लेकिन उसकी क्रियान्विति के लिए आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। यदि इसकी क्रियान्विति हो जाती है तो हमें किसी सारा CRC पोर्टल, हमें किसी RM लोढ़ा समिति, किसी अग्रवाल समिति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समितियाँ 50 वर्ष भी हमारा भुगतान नहीं कर सकती। ये जो पूरा मामला आप बता रहे हो, आज का जो प्रदर्शन है, मैं जानना चाह रहा हूँ ये कहाँ है, किस स्तर पर है? थोड़ा आप आगे आ जाइए। ये पूरे भारतवर्ष में है सर, हर तहसील स्तर पर। राजसमंद में हमने जिला स्तर पर रखा है, बाकी पूरे भारत में ये जिला, तहसील, राजभवन, विधानसभाओं, लोकसभा से लगा करके सारी जगह पर ये आज इंडिया में 1 तारीख से शुरू हुआ। अधिकतर हमारे जिला मुख्यालय पर आज हमने शुरू किया। क्या नाम है आपका? रतन लाल।
रतनलाल जी, मैं जहाँ देख रहा हूँ कि हर तरह के लोग बैठे हैं। पैंट शर्ट वाले भी बुजुर्ग हैं, साफे धोती वाले भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और ये लगभग सभी उस उम्र के पड़ाव पर जहाँ कि अब हमने जीवन भर का जो कमाई की वो हमें सुकून से निकाल ले, मगर आपको उस जमा पूंजी के लिए हर रोज़ आंदोलन, धरने, विरोध प्रदर्शन और इस प्रकार के सत्याग्रह करने पड़ रहे हैं। सुनवाई नहीं हो रही है। ये पीड़ा, रात को नींद आती कि नहीं आती है? नींद कहाँ आती है? नींद तो रात को सोते सोते ये सोचना पड़ता है कल कौन आने वाला है मांगने के लिए। जिंदे मुर्दा। तो जिंदा मुर्दे के समान है हम, और हम सभी साथी बहुत ही पीड़ा में हैं। पीड़ा इस प्रकार की है कि जो जमा धन जवानी में जो कमाया वो सारा पैसा इसमें लगा दिया, तो हमारे कई सारे काम आधे अधूरे पड़े हैं। किसी को बच्चों की शादी करना है, किसी को छोटा मोटा मकान बनाना है, किसी को बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालना है। मैंने खुद ने, मेरे दोहिता जो 5 साल का था उस समय, उसके नाम से 2 लाख रुपए जमा किया, ये सोच के कि जब वो 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास पास करेगा तो कहीं न कहीं अच्छी पढ़ाई के लिए उसको मदद मिल जाएगी, लेकिन वो पैसा भी आज नहीं मिला, जबकि उसने जैसे तैसे बीटेक किया अभी है। ये आप जो बता रहे हो कि मतलब एक पोते दोहिते परिवार, एक घर, इसके लिए आप सभी लोगों ने ये सपने सोचे थे कि चलिए हमारे कम से कम ये तो भला हो जाएगा, मगर इसके साथ साथ एक जो विषय, क्योंकि मैं इस आपके इस पूरे आंदोलन को काफ़ी लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, तो एक जो मामला निकल कर आता है, एक तो ये आता है कि लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी पेंशन सब लगा दी। दूसरा ये मामला निकल कर आता है कि अपने परिजन, अपने परिचित रिश्तेदारों को भी कहा कि लगाइए, ठीक है। तो अब खुद का धन तो गया ही गया, वो रिश्ते नाते भी बिगड़ रहे हैं, वहाँ के रोज़ ताने सुनने पड़ रहे हैं। समाज में इधर उधर आना जाना बंद सा है हमारा, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो मुंह नीचा करके जाना पड़ता है कि ये पता नहीं कौन अपना नाते रिश्तेदार पैसे के लिए अपने को वही कर ले। मैं खुद यहाँ लोकल ही माने आप, मैं हमारे समाज भी यहाँ हैं, तो जाते हैं तो तब भी लोग एकदम मुंह पे नहीं आते, तो भी इधर उधर बात करते हैं कि यार पूर्वे जी आए हुए हैं, देखा इनको पूछो तो सही कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम काफ़ी कुंठित हैं और खुल करके अपना जीवन जीने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। कुछ और विषय बात करेंगे। अलग अलग लोग मैं देख रहा हूँ, रोज़ आते हैं, घर से निकलते हैं कि आज एक आंदोलन है, आज ये उम्मीद जगेगी, आज किसी कोर्ट ने ये कहा है, आज किसी सरकार ने ये सोचा है, लास्ट में मिल कुछ नहीं रहा है। ये लंबे समय से मैं भी देख रहा हूँ, बातें बहुत आती है कि दस्तावेज जमा कराइए, बैंकों से विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर फिर भी ये आंदोलन तो ऐसे ही चल रहे हैं। उम्मीदें आधी अधूरी ही दिखाई देती है। अभी तक तो कोई उजाला नहीं दिख रहा है कि पेमेंट मिल पाए, लेकिन एक उजाला ये ज़रूर है कि 2019 में जो कानून बनाया था सरकार ने, संसद में जो कानून बनाया, उस कानून के तहत हमने ये चाह रहे हैं कि उससे हिसाब से पेमेंट मिल सकता है। उन्होंने ये कानून बनाया बर्ड्स एक्ट अनियमित जमा योजना का, तो किसी भी कंपनियाँ, चाहे सरकार ने उसने लाइसेंस दिया, उसके बाद वो कंपनी है, उसके पास ज़मीन है या नहीं है, फिर भी उसको सरकार पेमेंट देगी, और उसके बाद सारी कंपनी को बैंड भी कर दिया गया। तो उस कानून के तहत हम ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन केवल राजसमंद में नहीं, पूरे भारत में 750 जिले हैं, लगभग 1000 से 1500 आंदोलन आज। कितना कोई पैसा अगर अनुमानित माने कि भाई इतना इस अमाउंट ये इतना फंसा हुआ है, भाई लोगों का जीवन भर की जो कमाइयाँ हैं, कितनी आपको लगता है कि इतनी फंसी हुई है? क्या कुछ लगभग 300 करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़। उसमें राजसमंद का खुद का जो है लगभग 6 से 700 करोड़ है। 6 से 700 करोड़ से ऊपर राजसमंद वो तो केवल PSL है, कंपनी में 400 करोड़ रुपए। मैं यही पूछने वाला था अगला सवाल कि ये जो कर रहे हैं, PSL का नाम आता है, सहारा का नाम आता है, अलग अलग, तो आज कौन कौन सी ऐसी मुख्य तौर पे है कि ये बड़ी बड़ी जो ये संस्थाएं हैं, इनके खिलाफ हमारा विरोध? हमने जो ये आंदोलन छेड़ रखा है वो सारी कंपनियां आ गई, इसमें सहारा, पल्स, कोऑपरेटिव, ये वगैरह, केएनजे, बकरी प्लांट, जो भी प्लांट जितने भी है, जिसने सरकार ने लाइसेंस दिया, सारी कंपनियों का ये मदन लाल जी आज़ाद जो है इस को लड़ रहे हैं। और कानून बनाया तो इस सरकार ने सभी कंपनियों के लिए बनाया, न कि एक कंपनी के लिए। पर एक विषय और निकल जाता है जी। से अपने यहाँ जो है राजसमंद और आसपास में देखो, एक आदर्श सोसाइटी है, नवजीवन है सोसाइटी, संजीवनी, GN डेयरी, PNB, साईं प्रसाद, फोर्स इंडिया, PACL, सहारा, ये मुख्य। क्योंकि मेरे पास लगातार फ़ोन आते हैं, मैंने जो वीडियो बनाया तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों दिखता है। दोनों ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब रिटर्न आ रहा था तब तक सब बढ़िया लग रहा था,
मगर उस रिटर्न के चक्कर में फंसते चले गए, उस वक्त किसी ने सावधानी नहीं रखी। नहीं, सावधानी रखने में तो ऐसा है सर कि जैसे हम लोगों ने एज ए वर्कर भी काम किया है, तो सावधानी रखने में तो ऐसा है कि ऐसा कोई दिख नहीं रहा था कि भाई कोई 2 साल में या 3 साल में अपना पैसा डबल कर रहा है। जब पोस्ट ऑफिस 5 साल में इंदिरा विकास पत्र में डबल कर रहा था, उस समय भी हम 6 साल में ये पैसा रिटर्न होता था। अगर कोई लोग ये कहे कि भाई लोभ में आकर के ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। मेन मुद्दा जो है, एक बार वहाँ दैनिक भास्कर के कार्यालय में भी इस बारे में चर्चा हुई कि आपने तो अपने स्वार्थ के खातिर या कस्टमर ने ज़्यादा मुनाफे के खातिर ये पैसा लगाया। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आज की तारीख में हर जगह हर व्यक्ति के पास बैंक की पहुंच है, लेकिन जो हम पैसा मांग रहे हैं वो है 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का। बैंकिंग का नेटवर्क इतना नहीं था, जबकि बैंकिंग का नेटवर्क इतना था। बैंकिंग नेटवर्क तो ये बामासा योजना चली 2014 में, मैं खुद जिले का बामासा अधिकारी था। उस समय जो है 55 करोड़ खाते खुले, तब से ये आया। तो लोगों के पास विकल्प नहीं था कि हम हमारी बचत कहाँ करें। एक विषय और भी निकल के आता है। ये तो मैंने आपसे पूछ लिया कि जो आपके थोड़ा विरोधाभासी सवाल आता है। एक मेरे पास अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रदेशों से फ़ोन आते हैं, तब मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पूरे के पूरे तंत्र में उलझ के रह गए हैं, अपना पैसा फंसा के बैठे हैं। तो पूरे देश में इतना बड़ा ये एक लोगों की पीड़ा होने के बावजूद भी समाधान में इतनी देरी क्यों हो रही है? नहीं, समाधान में देरी का तो देखो, सबसे बड़ा विकल्प तो ये है कि गवर्नमेंट जितनी भी सीज कर रखी है प्रॉपर्टी सोसाइटियों और कंपनियों की, उनको अपने कब्जे में ले रखा है, अपने कब्जे में रखे। और गवर्नमेंट फंड से, जैसे आपदा प्रबंधन वगैरह में गवर्नमेंट पैसा निकालती है, तो ये एक सबसे बड़ी आपदा है जिसमें इतने लोग एक साथ हैं। कहीं आपदा आती तो कहीं 5000, 4000, 2 लाख लोग उसमें प्रभावित होते हैं, लेकिन इसमें 42 करोड़ लोग प्रभावित होते हुए भी सरकार इसका भुगतान नहीं कर रही है। बाकी दूसरा जो प्रॉपर्टी सेल करके और करने का है, तो वो तो एक टाइम खपाऊ कार्यक्रम है जो एकाएक इतना इजीली संभव नहीं है। इजीली तो तभी है कि जब सरकार इसको आपदा घोषित करके और एक मुफ्त भुगतान कर दे। और कंपनी एक विषय और निकल के आता है, क्योंकि मैं ये लंबे समय से अगर कवर कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ अमूमन जब भी आंदोलन होते हैं संख्या एक सीमित ही आती है। जो लोग आप संख्या बताते हो कि इतने लोग पीड़ित हैं, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या ने तो ये पूरा आंदोलन आपके भरोसे ही छोड़ रखा है कि ये लोग आएंगे, ये लोग जाएंगे, वहाँ टेंट भी ये लगाएंगे, वो बैनर भी वही लटकाएंगे, हमें तो हमारे पैसों की उगाई इनसे करते रहना है। वो आंदोलन का हिस्सा बनने से बचते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। नहीं, वो भी है। और काफ़ी लोग इतना लंबा समय हो गया तो ये सोच के मान रहे हैं कि पैसा डूब गया, और वो हमेशा एजेंट को प्रताड़ित करते रहते हैं। तू ले गया पैसा, तू दे, है ना। ये नहीं, पर उन्होंने एजेंट को भी तो किसी न किसी अपने हित के लिए ही दिया था ना। ऐसा तो नहीं था कि एजेंट को मतलब हाँ, एजेंट ने खाया पैसा बढ़िया वापस आता तो एजेंट को कुछ। ऐसे भी मेरे पास कस्टमर है जिनको 2-2, 3-3 बार मेच्योरिटी दिलाई है। 3-3 बार सर उनको मेच्योरिटी हमने दिलाई है, और उन्होंने कहा है कि ये पैसा वापस आप उसी में डालो। अब लास्ट में जाके पैसा ब्लॉक हो गया है ना। तो ये सारी स्थितियाँ आ रही। और इस ढंग से आज निवेशकों और एजेंटों के बीच में भारी विवाद है। यहाँ तक कि एजेंट सुसाइड तक कर रहे हैं। कहाँ से दे इतना बड़ा पैसा कि उनकी जेब में तो है नहीं। नहीं, आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, थोड़ा सा आगे आइए। आप कह रहे थे कि 35 साल से चल रहा है, जब तक रिटर्न आ रहे थे तब तक सब बढ़िया लग रहा था। बस जब रिटर्न बंद हो गए तो उनका आना जाना तो बंद हो गया, और सामाजिक कार्यक्रमों में आपका आना जाना ही बंद करवा दिया उन्होंने। पैसा देने वाले सिर्फ 4 लोग थे, हमारे मित्र, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार और हमको जो जानते हैं लोग, वो थे। और जो हमारा दायरे में थे, जो हमको जानते थे, उन्होंने हमें पैसा दिया। बाकी अपरिचित व्यक्ति तो कोई पैसा देता ही नहीं है। अब आप देखिए कि हमें समाज में आना जाना हमारा असंभव हो गया है, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ तिरस्कार मिलता है। अरे चोर जा रहा है, और यहाँ तक कि हमारी औलाद को भी रोकते हैं, चोर का बेटा जा रहा है। स्थिति ये हो गई है हमारी। दूसरा ये कि पेमेंट हमें आशा तो है, लोडा कमेटी बन गई और वो कह रही साहब हम पेमेंट ज़मीनें बेच के देंगे। 42,000 प्रॉपर्टी में से केवल 119 प्रॉपर्टी बिकी है, और पैसा हाँ वो भी कितने 8 साल में। और उसमें भी स्थिति ये है कि 4% लोगों को पैसा मिला है। केवल 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट हो पाया है, और 20 लाख PACL का, दूसरी कंपनियों की निभा 20 मतलब लाख लोगों को पैसा मिला है। अब कुल हमारे ग्राहक हैं पल्स के, वो है 5,85,00,000, और संपत्तियाँ 49,000 करोड़ मतलब जो है पेमेंट करना है, जबकि उसके पास संपत्ति जो है करीबन 3 लाख करोड़ की है। क्योंकि जो असेसमेंट हुआ है
तो संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन सेबी बहुत धीरे धीरे चल रही है। ऐसा लगता है कि आप जो कहना चाह रहे हो, मूल जो निचोड़ मैं समझा हूँ, मामला नीयत का है। अगर जिस दिन समझ जाए कि हाँ नीयत देनी है पैसे, तो हो जाएगा काम। उसमें लोढ़ा कमेटी जो बनी है उसने 3 और बाधाएं डाल दी, पेमेंट में और उलझन डाल दी है। हमारी कंपनी तो सबको वापस पैसा दे रही थी भाई, जो 7 साल के लिए, 5 साल के लिए या 3 साल के लिए जो भी पैसा डालते थे तो समय पे पैसा हमने पहले दिलाया, 5-5 बार दिला दिया लोगों को। लेकिन जैसे ही हमारा ये अवरोध हुआ है 2014 से, उसके बाद कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया। सरकार ने अपने पास हैंड ओवर कर ली सारी संपत्तियाँ। अब पैसा उसको भी मना कर दिया, जो हमारे कंपनी थी उसके डायरेक्टरों को जेल में डाल दिया और उनको कह दिया कि तुम चोर हो, तुम्हारी संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है, तो हम देंगे पैसा। लेकिन सेबी केवल पल्स कंपनी के लिए ये फैसला हुआ है और किसी कंपनी को आज दिन तक कोई पैसा नहीं मिला। हकीकत तो ये है। और अभी जो पैसा दिया है वो भी बहुत कम लोगों को, जिनके रिकॉर्ड में नाम सही है, मोबाइल नंबर सही है, पैन नंबर सही है या बैंक खाता सही है, वो मतलब जो है अवधि दे रही है। हर बार घोषणा करती है, 2000 का पेमेंट बढ़ाती है और 6 महीने का टाइम। तब ये ऐसे केसेस जो लाखों हैं, किसी के 30-30 लाख रुपए पड़े हुए हैं। आप बता रहे हैं, आखिर में सवाल एक आखिर में ये कि जो आपने राशि बताई, जो लोगों की संख्या बताई, अब जो स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ, अगर किसी का 10 लाख अटका पड़ा है, सरकार अगर सही तरीके से उससे वार्ता करे तो अब तो लोग उससे कम में भी मानने को तैयार है कि चलो जो भी आ रहा है मूलधन में भी तैयार है। तो आपको नहीं लगता कि अब कम से कम उस वार्ता को वहाँ तक तो लाना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ एक उम्मीद बन जाए और जो भी हमें मिल पाए सरकार अपनी तरफ से अब मतलब फाइनल करे? इसमें मोटी बात यह है कि जैसा कि अभी बताया कि 20 लाख लोगों को पेमेंट हुआ है, वो पेमेंट है 5,000, 10,000, 7,000, 15,000, मैक्सिमम 15,000। और जैसे किसी व्यक्ति ने 3 अकाउंट खुलवा रखे हैं और तीनों को मिला के 20,000 से ज़्यादा है तो वो भी नहीं दे रहे हैं, चाहे एक में 5,000 ही हो, एक तो वो नहीं दे रहे हैं। नंबर 2, जिन्होंने एक मुश्त पैसा जमा किया तो उसके लिए बोल रहे हैं कि ज़मीन अलॉट कर दी। अब सबसे मोटी विरोधाभास तो ये है कि कंपनी को बंदी इसलिए किया गया कि वो जो रियल एस्टेट का काम नहीं, रियल एस्टेट का काम नहीं करके मनी सर्कुलेशन का काम कर रही, इसी बेस पे बंद किया गया। और एक तरफ अब वो कह रहे हैं कि ज़मीन अलॉट होगी, और जब रियल एस्टेट ही नहीं है तो ज़मीन कहाँ से अलॉट होगी? तो ज़मीन अलॉट को नाम से उनको पैसा, जो ज़मीन है तो वो उन्हीं के पास है। एमडी जितनी भी है उसका एक का भी पैसा नहीं आया, वो चाहे 7,500 की है तो भी ये कह रहे ज़मीन अलॉटमेंट होगी, जबकि आज दिन तक कंपनी ने किसी को ज़मीन नहीं दी और ना ही किसी ग्राहक ने ज़मीन ली आज दिन तक। दूसरा सर ये है कि 20 लाख लोगों को पेमेंट किया और 1,000 करोड़ किया, ठीक है ना? अब 1,000 करोड़ के लिए तो 100 आदमी 100 कस्टमर ही ऐसे मिल जाएंगे जिनका 1,000 करोड़ रुपया है। समझ रहा हूँ मैं बात। बड़ी रकम तो सारी बाकी, बड़ी रकम नहीं दी। जब अब 2-2 लाख के अपने यहाँ से, मतलब मैं कह रहा हूँ कम से कम 15,000 खाते होंगे। वो तो छोड़िए ना बाप, 15,000 आपने रुपये बता दिए, तब उसमें 2 लाख तक तो पहुंचने का मतलब स्थिति नहीं दिख रही है उसमें। तो इस गति से काम होगा तो 400 साल में काम नहीं होगा। अब आप देखिए कि जो विषय निकल के आ रहा है, देखो मैं दोनों ही पक्ष, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से इस विषय को कवर कर रहा हूँ। पैसा अटका पड़ा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पैसा उन लोगों का अटका हुआ है जिन्होंने अपने भविष्य के सपने इस पूंजी के सहारे सोचे थे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई, परिवार, आपने कहा दोहिते का भविष्य, खुद के घर, इन तमाम चीज़ों के लिए पैसा और पूंजी सोची थी, वो पूंजी फंस चुकी है। ये आज की सच्चाई है। सरकार देने की अलग अलग दावे तो आते हैं, जब पैसे पूंजी फंसी तब खबरें छोटी आई थी, जब ये 15-15 हज़ार दिए तब खबरें बड़ी बड़ी आई कि देखिए हम लौटा रहे हैं। मगर धरातल की वास्तविकता यह है कि लौटाने जैसी स्थितियाँ बड़ी ही 0.1% की तरफ है। एक विषय यह भी कई बार आता है कि पैसा जमा करवाया गया तो कहीं ना कहीं जो लाइसेंस की प्रक्रिया रही होगी, जिन समितियों को वहाँ लाइसेंस दिए होंगे, उसमें भी सरकार की एक भूमिका रही होगी। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी के कारण भी ये लोग उलझे हैं। तो वो जवाबदेही भी किसी की तय होनी चाहिए। और आखिर में आते आते जब एक बड़ी बात निकल कर आई कि जो सरकार ने संपत्तियां जब्त कर रखी है उसकी संख्या अधिक है, उसकी राशि अधिक है, बस धरातल पर बैठकर इन लोगों से बात करें, उन्होंने विश्वस्त करें कि पैसा आएगा। अब वो कब आएगा वो भी बताए, कितना आएगा वो भी बताए, ताकि कम से कम इस उम्र में अपने जीवन के उस एक पड़ाव पर जहां लोग सुकून चाहते हैं, वहां इनको इन धरनों के लिए इस तरह से ना बैठना पड़े। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।